ओके, सो एक बार ट्रांसफरर के बुक्स में इलस्ट्रेशन 5 का एग्जाम हेल्प लो। हाँ, इलस्ट्रेशन 5 का आपने निकाला था ना परचेस कंसिडरेशन, प्रेफरेंसेस 4 लाख एट पार, 40,000 कैश एंड इक्विटी शेयर्स वालों को कैश 1,60,000 एंड 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 140 ईच। सो ऐसे टोटल 17,20,000 का परचेस कंसिडरेशन देना है। ओपन रियलाइजेशन अकाउंट, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्रीज, सन्ड्रीज में सब गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, पेटेंट, इन्वेंटरी, एटसेट्रा, देन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट द लायबिलिटी। हाँ, तो ये मुझे चेक करना था, यस, डिबेंचर्स का। देन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना लायबिलिटी का पोर्शन है। सो एक मिनट, हाँ, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट द लायबिलिटीज विच द परचेसिंग कंपनी इज टू टेक ओवर in case of the provision, the portion which represents liability expected to arise in future should be transferred, and the portion which is not required, that is the reserve portion, should be treated as profit. So workman compensation reserve 8,000 दिया था ना, and expected liability 5,000 थी, तो हमने 5,000 ही ट्रांसफर किया ना। ट्रेड पेएबल्स 1,20,000 to realization account for liabilities not taken over by the purchasing company, the profit or loss on discharge of such liabilities shall be transferred to realization account. जो liabilities take over नहीं किए हैं उसका पेमेंट कौन करेगा फिर? ट्रांसफरर कंपनी। और पेमेंट करते समय कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ तो कहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। डेबिट परचेसिंग कंपनी एंड, हाँ, सो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 17,20,000। देन रिसीट ऑफ परचेस कंसिडरेशन, कैश अकाउंट डेबिट 9% प्रेफरेंस शेयर्स इन वाई लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड टू वाई लिमिटेड। देन एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन, सो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10,000 का रीइंबर्समेंट मिलने वाला था ना, एंड बाकी का हमें करना था ट्रांसफरर कंपनी को। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,500 टू कैश 12,500। मतलब अभी हम 12,500 पे करेंगे एज अ लिक्विडेशन एक्सपेंस एंड हमें ट्रांसफरी कंपनी देगी 10,000, तो वो मिल गया कैश टू वाई लिमिटेड 10,000। देन नेक्स्ट, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग टू डिबेंचर होल्डर्स 12,000। दीज आर द लायबिलिटीज नॉट एज्यूम्ड बाय purchasing company, have to be paid off, and any difference will be transferred to realization account. But exact जितनी liability है उतनी पे की, तो realization account को कुछ नहीं जाएगा। Then next is debenture holders to cash. आपको एग्जाम में टाइम नहीं है, ओके, पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग टू कैश 12,000, क्रेडिट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विद द अमाउंट पेएबल टू देम। सो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख है, बट हम उनको 4,40,000 देने वाले हैं ना, 40,000 एक्स्ट्रा देने वाले हैं। सो दैट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 4,40,000। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 4,40,000 टू कैश 40,000 टू 9% प्रेफरेंस शेयर्स इन Y Limited 4 lakh. Then transfer equity share capital and account representing profit or loss, including balance in realization account, to equity share holders account. So equity share capital account debit. एक बार क्वेश्चन ओपन करो, मतलब तुम बैलेंस शीट सामने रखो, चेक करते जाओ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 लाख, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 3,000, रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट आया है 382,500 टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। देन इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड एंड बाकी का कैश। सो रियलाइजेशन अकाउंट पहले क्लोज करके जो भी प्रॉफिट आएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा, एंड कैश अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आता है ना, कितना आया था? 2,15,500
500. सो जो भी कैश अकाउंट में बैलेंस आएगा, मुझे बताओ अगर हम कंपनी क्लोज कर रहे हैं तो कैश में जो बैलेंस है वो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को. सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखना है, क्लोज करना है. सो किसको देके क्लोज करोगे? ओनर्स को, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 2,15,500. ठीक है. नाउ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी. सो आपको चेक करना है, हाँ नहीं, चेक क्या करना है कि अमलगमेशन का टाइप ना, क्योंकि मर्जर है तो यू विल टेक ओवर ऑल एसेट्स, लायबिलिटीज, रिजर्व्स एट बुक वैल्यू. एंड इफ इट इज इन द नेचर ऑफ परचेस देन एग्रीड अमाउंट. एसेट्स एंड लायबिलिटीज सिर्फ, रिजर्व्स नहीं टेक ओवर करोगे. एंड वो भी टेक ओवर कितने पे करोगे? है एग्रीड अमाउंट. करेक्ट. आज हार्दिका नहीं है. सो फर्स्ट एंट्री, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड. सो 17,20,000. सेकेंड, डेबिट द एसेट्स एक्वायर्ड एक्सेप्ट गुडविल एट द वैल्यू प्लेस्ड ऑन देम बाय परचेसिंग कंपनी. Credit liabilities taken over at agreed value and credit business purchase account with the amount of purchase consideration. And if the credit as per 2 above exceed debit as per 1 above, the difference should be debited to goodwill account. In the reverse case, the difference should be credited to capital reserve. The amount of goodwill or capital reserve that shall be included will be the amount as have been arrived at only in the foregoing manner. मतलब बैलेंसिंग फिगर. सो अगेन बैलेंस शीट ओपन करो. लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट, एग्रीड अमाउंट कितने पे टेक ओवर किया? लैंड एंड बिल्डिंग 5,50,000, प्लांट मशीनरी 6,50,000, पेटेंट्स 20,000, इन्वेंट्री करंट एसेट्स में 1,50,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 180 एंड 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 5,000, ट्रेड पेएबल्स 1,20,000, डिबेंचर्स इन जेड लिमिटेड 2,10,000. हाँ ये 2,10,000 है. यहाँ पर लेते मतलब वो लायबिलिटी ली ना हमने, एंड वहाँ पर बुक वैल्यू ही ट्रांसफ़र करनी थी. सो वहाँ पर बुक वैल्यू 2 लाख ट्रांसफ़र की थी ना. लायबिलिटीज जो ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को, वो एट बुक वैल्यू करते हैं. एंड यहाँ पर टेक ओवर करते वक्त डिबेंचर्स हमने 2 लाख पे टेक ओवर नहीं किए, 2,10,000 पे, क्योंकि एक डिबेंचर कितने रुपए का था? 105. एंड फिर बिजनेस परचेस अकाउंट 17,20,000. सो बिजनेस परचेस अकाउंट फर्स्ट एंट्री में डेबिट, सेकेंड एंट्री में क्रेडिट. सो नील हो गया. एंड जो भी बैलेंसिंग फिगर आया वो गुडविल को डेबिट किया. अभी थर्ड एंट्री पेमेंट का, लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. सो इक्विटी शेयर्स हमने 140 को इशू किए थे ना. सो 40 रुपीज प्रीमियम है इंटू नंबर ऑफ शेयर्स है 8,000. सो 8,000 इंटू 40, 3,20,000 का प्रीमियम एंड 8,000 इंटू 100, 8 लाख का फेस वैल्यू ना शेयर कैपिटल. देन डिबेंचर्स इन जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,10,000 टू 7% डिबेंचर्स 2 लाख टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स 10,000. ये प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा. ओके. डिबेंचर्स इशू करते वक्त आपने एट प्रीमियम इशू किया ना, 100 का डिबेंचर 105 को किया, तो ये जो 10,000 है प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा. इफ द परचेसिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द वेंडर कंपनी, द अमाउंट शुड बी डेबिटेड टू द गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट एज द केस में बी. सो अभी के केस में ये जो सेकेंड एंट्री है एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर की, इसमें गुडविल आया है. सो गुडविल अकाउंट डेबिट करोगे, गुडविल टू कैश 10,000. उस एंट्री में अगर कैपिटल रिजर्व आया होता, नहीं,
कैपिटल रिजर्व टू कैश ही करना है, आपको पेमेंट करना है 10,000 का दोनों केस में। किसको? वेंडर कंपनी को। वाई यू आर मेकिंग पेमेंट? फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ना। सो अगर सेकेंड एंट्री में एसेट्स लायबिलिटीज टेकन ओवर में गुडविल है तो यहाँ पर और गुडविल बढ़ेगा 10,000 से। बट अगर उस एंट्री में कैपिटल रिजर्व है तो मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है ऑन द परचेस ऑफ बिजनेस, वो प्रॉफिट 10,000 से कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ? क्योंकि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आपने पे किए ना, तो वो माइनस करके नेट कैपिटल रिजर्व आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखोगे। नाउ टिपिकल एडजस्टमेंट विच शैल बी नोटेड व्हाइल वर्किंग आउट द प्रॉब्लम्स। एंट्रीज एट par value, the students will note that purchasing company is left with a large debit in the goodwill account, जो स्टेप 2 है, accompanied by a quite large amount in the securities premium account, जो स्टेप 3 में है। The two cannot be adjusted. However, it would be permissible to negotiate on the basis to the market value of the shares, but to make entries only on the basis of par of shares of purchasing company. This will mean that goodwill account or capital will be automatically adjusted for the securities premium. हाँ, मतलब वो एडजस्ट नहीं करना है। सो यहाँ पर गुडविल अकाउंट कहाँ पर जाएगा? इंटेंजिबल एसेट्स में, बैलेंस शीट में। एंड ये जो आपने प्रीमियम दिया है इतना, सिक्योरिटीज प्रीमियम में गया ना, और ये भी सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा 10,000। इंटर कंपनी ओइंग्स कुछ है, मतलब रिसीवेबल पेएबल्स। अभी क्या है? वाई लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड। सो जेड इज ट्रांसफरी कंपनी, वाई इज ट्रांसफरर। तो ये दोनों ही रिसीवेबल्स पेएबल्स अगर है, डेटर्स क्रेडिटर्स, तो क्या करोगे? डिडक्ट करोगे। सो शुड बी इंटर कंपनी ओइंग, शुड द परचेसिंग कंपनी ओ एन अमाउंट टू द वेंडर कंपनी और वाइस वर्सा, द अमाउंट विल बी included in the book dates of one company and trade payables of the other. Book date मतलब ही debtors. This should be adjusted by the entry trade payables to trade receivables. The entry should be made after the usual acquisition entries have been passed. Usual acquisition entries पहली होगी business purchase account debit to liquidator, second assets liabilities taken over, third payment to liquidator. सो लिक्विडेटर फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट दिया है एंड थर्ड एंट्री में लिक्विडेटर को डेबिट दिया है। थर्ड एंट्री में डेबिट दिया है ना लिक्विडेटर को, फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट देते हो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट एंड थर्ड एंट्री में डेबिट, सो वो भी अकाउंट नील हुआ, करेक्ट। एंड बिजनेस परचेस का फर्स्ट एंट्री में डेबिट, सेकेंड एंट्री में क्रेडिट। सो फर्स्ट एंट्री का दोनों अकाउंट नील हो रहा है। फिर बचता कौन है? एसेट्स लायबिलिटीज, वो आप बैलेंस शीट में लिखते हो। ट्रांसफरी कंपनी के जो एसेट्स लायबिलिटीज है ओरिजिनल, उसमें ट्रांसफरर कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऐड होंगे। अभी एडजस्टमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक नहीं, रुको, ये रह गया ना। The entry should be made after the usual acquisition entries have been passed. मतलब acquisition entries 3 है, वो होने के बाद चौथी एंट्री कौन सी आएगी? ये, अगर इंटर कंपनी कुछ है तो। At the time of preparing the realization account and passing the business purchase entries, no attention need to be paid to the fact that the two companies involved owed money mutually. So realization account किसके बुक्स में बनाते हो आप? ट्रांसफरर के बुक्स में। सो जब ट्रांसफरर के बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट को आप सारे एसेट्स के बुक वैल्यूज ट्रांसफर करते हो, उस टाइम सोचो मत कि ये जो नोन अटेंशन नीड टू बी पेड, कि ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स है, जो रिसीवेबल्स है, वो ट्रांसफरी कंपनी से ही रिसीवेबल है। सो उस टाइम नहीं सोचना है। कब सोचना है? ट्रांसफरी के बुक्स में। वो भी कब? एक्विजिशन एंट्रीज होने के बाद उसको रिवर्स कर देना है। तब तक इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस के बारे में सोचना नहीं है। इसका मतलब ट्रांसफरर के बुक्स में ये म्यूचुअल ओइंग्स का इफेक्ट कुछ नहीं आने वाला। नाउ एडजस्टमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक। इंटर कंपनी ओइंग्स अराइज यूजुअली फ्रॉम परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स। इट इज लाइकली देयरफॉर दैट एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ द बिजनेस
द डेटर कंपनी ऑल्सो हैज गुड्स इन स्टॉक विच इट परचेज फ्रॉम द क्रेडिटर कंपनी. सो ये जो Y एंड Z लिमिटेड है, अभी वो कौन है? ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी. सो अगर Y लिमिटेड ने कुछ परचेस किया है फ्रॉम Z या उल्टा, तो जिसने भी परचेस किया है उसके स्टॉक में वो गुड्स रहेंगे ना, करेक्ट. सो देखो क्या प्रॉब्लम हो रहा है. एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस द डेटर कंपनी, मतलब जिससे रिसीवेबल है, ऑल्सो हैज गुड्स इन स्टॉक विच इट परचेस फ्रॉम द क्रेडिटर कंपनी. द कॉस्ट ऑफ द डेटर कंपनी विल इंक्लूड द प्रॉफिट मेड बाय द क्रेडिटर कंपनी. सो क्रेडिटर मतलब जिसको पेएबल है अमाउंट. सो इसने सेल किया Z लिमिटेड ने एंड Y ने परचेस किया. तो Z ने जो सेल किया वो 120 को सेल किया, बट उसकी कॉस्ट 100 है, बट सेल 120 को हुआ है. तो Y के लिए कॉस्ट 120 लग गई ना उसकी परचेस कॉस्ट, बट उसमें 20 प्रॉफिट पोर्शन है. अभी ये दोनों लोग एक हो रहे, दो कंपनीज एक हो रहे, तो हम हमारे साथ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं क्या? मैंने मुझे सेल किया और मुझे प्रॉफिट हो गया, क्योंकि दोनों कंपनीज अभी एक ही है, तो मैं मुझे सेल करके प्रॉफिट कैसे कमाऊंगी? मुझे दूसरे को सेल करना पड़ेगा ना. बट अभी ये दो कंपनीज एक ही बन रहे हैं. तो जब पहले एक नहीं थे, अलग अलग कंपनीज थे, तब Z ने प्रॉफिट कमाया 20 सेल करके, बट अभी स्टॉक में पड़ा हुआ है वो Y के. तो जो 20 का प्रॉफिट है अभी, हाँ, वो प्रॉफिट है ही नहीं ना, क्योंकि वो एक ही कंपनी बन गई, वो मर्ज हो गई विद Z. तो वो 20 प्रॉफिट वो लोग कब कमा पाएंगे? जब वो आउटसाइड सेल करेंगे तभी कमा पाएंगे. सो उसके स्टॉक में जो प्रॉफिट पोर्शन रहेगा उसका क्या करोगे? माइनस करोगे ना प्रॉफिट. ओके. सो देखो क्या बोल रहे हैं. सो इंटर कंपनी ओइंग्स अराइज यूजुअली फ्रॉम परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स. It is likely therefore that at the time of the sale of the business, the debtor company also has goods in stock which it purchased from the creditor company. The cost of the debtor company will include the profit made by the creditor company. After the takeover of the business, it is essential that such a profit is eliminated. The entry for this will be made by the purchasing company, क्योंकि जो वेंडर कंपनी है उसके बुक्स तो क्लोज हो गए हैं, तो उसके बुक्स में एंट्री आएगी ही नहीं. अभी जो कुछ करना है आपको, रिमूवल ऑफ प्रॉफिट की एंट्री, वो इसके ही बुक्स में करनी पड़ेगी ना, ट्रांसफरी कंपनी या परचेसिंग कंपनी की. तो क्या करनी है देखो. इफ इट इज द वेंडर कंपनी विच हैज सच गुड्स इन स्टॉक एट द टाइम ऑफ पासिंग द एक्विजिशन एंट्रीज, द वैल्यू ऑफ द स्टॉक शुड बी रिड्यूस टू इट्स कॉस्ट to the company which is acquiring the business. Automatically goodwill or capital reserve, as the case may be, will be adjusted. But if the original sale was made by the vendor company and the stock is with the company acquiring the business, the latter company will have to debit goodwill or capital reserve and credit stock with the amount of profit included in the stock. Okay. So जो परचेसिंग कंपनी है, सो हमारे एग्जांपल में Z लिमिटेड, उसके स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड है, अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं ना उसको, तो उसको एंट्री करनी पड़ेगी. लिखो वहां पर एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक. अगर सेकेंड एंट्री में गुडविल आया तो, सेकेंड एंट्री में कैपिटल रिजर्व आया तो कैपिटल रिजर्व टू स्टॉक. स्टॉक कम ही करना है ना प्रॉफिट से, मतलब गुडविल और बढ़ रहा है. सेकेंड एंट्री में कैपिटल रिजर्व आया तो वो भी डेबिट ही करना है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक. ठीक है. एंड ये कब करना है? ये स्टॉक किसका है? हाँ, मतलब परचेसिंग कंपनी का. एंड अगर वेंडर कंपनी के स्टॉक में वो अनरियलाइज प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट कब माइनस करना है? एक्विजिशन के एंट्री में, क्योंकि वो एक्विजिशन एंट्रीज हम एग्रीड वैल्यू पे करते हैं ना.
बुक एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो टेक ओवर किए वो कौन से अमाउंट पे आप एंट्री करते हो, एग्रीड वैल्यू पे। तो उस टाइम जो आप एसेट्स सारे अकाउंट डेबिट कर रहे हो उस टाइम स्टॉक भी डेबिट करोगे, तो वो कौन से अमाउंट से करना है, प्रॉफिट लेस करके। इंटर company loans where there is any loan taken by the transferor company from the transferee company, then the amount of the loan shall be taken over by the transferee company. So loan liability of transferor company अभी liability नहीं रही, मैंने ही मुझे लोन दिया और वो मैंने रीपे कर दिया, ऐसे हो जाएगा वो। तो वो लोन क्या करना है, डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट टू लोन्स एंड एडवांसेस ना। सो देखो लोन लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर, सो आपने ट्रांसफरर को लोन दिया है तो आपके लिए वो एसेट है। सो आपके एसेट साइड में जो लोन्स एंड एडवांसेस होता है ना उसमें वो अमाउंट है तो उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। एंड लोन टेकन फ्रॉम जेड लिमिटेड, इससे लायबिलिटी आ जाएगी ना एक्विजिशन के एंट्रीज में। सो लोन टेकन फ्रॉम जेड लिमिटेड, ये जब लायबिलिटी आ जाएगी एक्विजिशन एंट्री में तब आने के बाद इसको रिवर्स कर दो, ठीक है। अभी जो इलस्ट्रेशन 6 है बेस्ट लिमिटेड है बेटर लिमिटेड का, तो किसके बुक्स में एंट्रीज करने हैं, क्लोजिंग लेजर्स करने हैं। मतलब लेजर मतलब रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। एंड ओपनिंग जर्नल एंट्रीज भी करने हैं एंड बैलेंस शीट। सो ओपनिंग जर्नल एंट्रीज किसके ऊपर डिपेंड है, टाइप ऑफ मर्जर। अभी जो ओपनिंग एंट्रीज आपने देखे, हाँ, इन द नेचर ऑफ परचेज था क्योंकि डिफरेंस आपने गुडविल को डाला। अगर मर्जर होता तो डिफरेंस आप जनरल रिजर्व में डालते एंड रिजर्व्स भी टेक ओवर करते। बट परचेस है ये कैसे समझा आपको, एग्रीड वैल्यू ली थी, बुक वैल्यू मर्जर में लेते, एग्रीड वैल्यू ली थी एंड सारे एसेट्स नहीं टेक ओवर किए थे, सारे एसेट लायबिलिटी। जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था डिबेंचर होल्डर्स का वो नहीं लिया था, वो तो उन्होंने ही पे किया था। ओके, मेक द क्लोजिंग लेजर इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड। मतलब बेटर लिमिटेड कौन होगा, ट्रांसफरर ना, क्लोज करना है ना उसका बुक, वो ट्रांसफरर है बेटर। एंड द ओपनिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड। सो बेस्ट लिमिटेड इज ट्रांसफरी ना, जिसने ट्रांसफर किया वो ट्रांसफरर, जिसको ट्रांसफर किया वो ट्रांसफरी ना। सो बेटर लिमिटेड इज ट्रांसफरर। सो शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल शेयर्स दिए ऑफ ₹100 ईच, दिया नहीं है, इक्विटी है या प्रेफरेंस जो भी है, रिजर्व सरप्लस, फिर करंट लायबिलिटीज, नोट्स कुछ है ही नहीं, हाँ, सब बैलेंस शीट में ही है डायरेक्टली। पीपी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर करंट एसेट्स का भी बाइफरकेशन नहीं है, डायरेक्टली टोटल। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। ये 4 एडजस्टमेंट्स मुझे इंटरप्रेट करके दिखाओ। फर्स्ट, बेटर लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स। बेटर लिमिटेड कौन है, ट्रांसफरर ने बोनस शेयर्स इशू किए 1 अप्रैल को इन द रेशो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड आउट ऑफ द रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो देखो बेटर लिमिटेड के पास शेयर कैपिटल, बेटर 10 लाख है तो 1:1 है क्या रेशो, नहीं, हाँ। सो 5 लाख मिले, 5 लाख विल बी द शेयर कैपिटल। सो रिजर्व सरप्लस से 5 कम होने वाले हैं एंड शेयर कैपिटल में बढ़ने वाले हैं। ओके, सो देखो बोनस शेयर्स के एंट्रीज आपको नहीं पता होंगे ना, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, अमाउंट कितनी है, 5 लाख ना।
एंड सेकेंड एंट्री बैंक कैसा शेयर्स दे रहे हो ना, अभी आपको क्लोजिंग लेजर अकाउंट्स ओपन करने हैं, तो आपने कौन सा अकाउंट ओपन किया है? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट होगा ना। रिजर्व सरप्लस में देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख टू शेयर कैपिटल बोनस इशू 5 लाख एंड ये भी शेयर होल्डर्स को ही जाएगा 3 लाख क्योंकि क्लोज ही करना है ना। एंड सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट में बाय शेयर कैपिटल 15 लाख का शेयर कैपिटल है क्या, चेक करो बेटर लिमिटेड का। हाँ 10 + 5 15 एंड रिजर्व सरप्लस में जो 3 लाख बचा था वो भी ट्रांसफर कर दिया। सो ए वाला समझ में आ गया क्या करना है। बी, इट वॉज एग्रीड दैट बेस लिमिटेड विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बेटर लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लेटर्स balance sheet, the consideration taking the form of allotment of shares in Best Limited. The value of shares in Best Limited was considered to be 150 and the shares in Better Limited were valued at 100 after the issue of bonus shares. The allotment of shares is to be made on the basis of these values. So देखो Better Limited के पास अभी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 15,000 ना, एक शेयर 100 का है, सो 15 लाख मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए 15 लाख अपॉन 100 मतलब 15,000 है नंबर ऑफ शेयर्स किसके पास, बेटर के पास। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बेटर लिमिटेड, बेटर लिमिटेड के एक शेयर की वैल्यू कितनी निकाली है 100, the shares in Better Limited. ओके, सो वैल्यू ऑफ शेयर मतलब अगेन 15 लाख ही हो गया ना। सो आपको बेटर लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को 15 लाख देने हैं आपको, मतलब बेस्ट लिमिटेड की एक शेयर की वैल्यू बताओ। सो कितने शेयर्स दोगे 10,000 number of shares in Best Limited. Okay, so 10,000 into 100 10 lakh and 10,000 into 50 5 lakh will be securities premium. Okay, so purchase consideration कितना हुआ 15 lakh। ओके, वो डी पढ़ो आप और बताओ क्या करना है। हाँ, ये पूरा इंटरप्रिटेशन का गेम है। करेक्ट, किसके बुक्स में रिवर्स करनी है, ट्रांसफरर के या हाँ बेस्ट लिमिटेड के बुक्स में।
liabilities of Better Limited included 1 lakh due to Best Limited. So liabilities account debit to मतलब trade payables to trade receivables to Best Limited for purchases from it on which Best Limited made profit of 25% of the cost. The goods of rupees 50,000 out of the said purchases remained in the stock on the date of above balance sheet. So अगर 100 कॉस्ट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 125. अगर सेलिंग प्राइस 50,000 है तो कॉस्ट कितनी है 40,000. मतलब प्रॉफिट अनरियलाइज प्रॉफिट 10,000. किसको हुआ है अनरियलाइज किसके स्टॉक में है बताओ किसके स्टॉक में है बेस्ट के ना नहीं बेटर के स्टॉक में है हाँ. सो हमें टेक ओवर के एंट्री में ये 10,000 माइनस किया होगा. हाँ नीचे की है ना उन्होंने हाँ 10,000. सो टेक ओवर करते वक्त करंट एसेट्स 5 लाख ही लिए बट यहाँ पर उन्होंने कैपिटल रिजर्व टू करंट एसेट किए 10,000. ठीक है. सो परचेस कंसिडरेशन आया था हमारा 15 लाख. सो पहले क्लोज लेजर अकाउंट्स मतलब उन्होंने ईच एंड एवरी लेजर अकाउंट ओपन किया है सारे एसेट्स को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन देन बाय रियलाइजेशन लायबिलिटीज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू रियलाइजेशन फिर रियलाइजेशन अकाउंट में बाय बेस्ट लिमिटेड 15 लाख एंड लॉस हुआ 3 लाख का वो ट्रांसफर किया शेयर होल्डर्स अकाउंट को. ये शेयर कैपिटल भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये बोनस की एंट्री एंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स देन रिजर्व्स एंड सरप्लस में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू शेयर कैपिटल टू शेयर होल्डर्स. फिर बेस्ट लिमिटेड में पहले टू रियलाइजेशन अकाउंट देन बाय शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड सारे शेयर्स ही मिलने वाले हैं ना एंड देन शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड टू बेस्ट लिमिटेड एंड ये शेयर्स किसको देने वाले हो शेयर होल्डर्स को. देन सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट बाय शेयर कैपिटल 15 लाख इंक्लूडिंग बोनस शेयर बाय रिजर्व सरप्लस 3 लाख टू रियलाइजेशन लॉस एंड फिर 15 लाख के शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड मिल गए. सो लेजर अकाउंट सारे क्लोज हुए इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड. बेस्ट में पहला किया ही नहीं एंट्री बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ बेटर 15 लाख की एंट्री. फिर सेकेंड पीपी एसेट्स लायबिलिटीज सो डिफरेंस इज 3 लाख का प्रॉफिट हुआ. देन थर्ड इज परचेज कंसिडरेशन पेमेंट लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड अकाउंट डेबिट 15 लाख टू शेयर कैपिटल 10 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख एंड देन वो अनरियलाइज प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व टू करंट एसेट 10,000 एंड ट्रेड पेएबल्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख. ओके एंड देन बैलेंस शीट में क्या क्या बढ़ गया 30,000 शेयर्स ऑफ रुपीज ये लायबिलिटीज ऑफ 1 लाख हाँ हाँ लायबिलिटीज ऑफ बेटर लिमिटेड इंक्लूडेड 1 लाख ड्यू टू बेस्ट लिमिटेड. सो लायबिलिटीज अभी इन्होंने ऐसे बाइफर्केशन एक्चुअली दिया ही नहीं है ना. सो करंट लायबिलिटी टू करंट एसेट लिख सकते हो उसको भी करेक्ट देंगे या ट्रेड पेएबल्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स करेक्ट. ठीक है एंड ये समझ में आ गया ना एंट्रीज. एंड बैलेंस शीट में है बेस्ट का खुद का शेयर कैपिटल बताओ क्वेश्चन में जाओ तुम. हाँ मतलब 20,000 एंड ये 10,000 नए इशू किए. सो ब्रैकेट में ऐसे लिखना है इसको 1 मार्क होता है. हाँ ऑफ द अबाउट 10,000 शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. हाँ चलेगा बट लिखो कुछ तो. वो 30 लाख गया शेयर कैपिटल का रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व आया ना 3 लाख माइनस 10,000 2 लाख 90. सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने 5 लाख प्रीमियम पे इशू किया था ना. नहीं वो बोनस तो ट्रांसफरर कंपनी का हुआ ना
अभी हम बेस्ट लिमिटेड का कर रहे हैं, जो आपने बेटर लिमिटेड को शेयर्स दिए थे। हाँ, एंड अदर रिजर्व सरप्लस 10 लाख थे क्या ओरिजिनल बैलेंस शीट में? अभी उसके पीपी कितनी थी बेस्ट लिमिटेड की खुद की पीपी? 25 और एक्वायर्ड 15 लाख, इससे 40 लाख, ये 40 लाख हो गया। ये दोनों समझा। करंट लायबिलिटीज खुद के कितने थे? और 21 हो गए। मतलब यहाँ पे पहले एक्वायर करते वक्त 2 लाख एंड डेबिट गया ना 1 लाख का, सो मतलब टेक ओवर 1 लाख ही हुए ना नेट। एंड पीपी का हो गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 5 लाख, सिर्फ बेस्ट का है। एंड करंट एसेट्स उसके खुद के कितने हैं? 20 लाख, और इसके कितने लिए? 5 लाख, सो 25 लाख। बट 1 लाख कम हो गए ना, 1,10,000 कम हुए, ये 1 लाख भी कम हुए और ये 10,000 भी कम हुए। सो ऐसे 23,90,000। सो करंट एसेट्स में लिखो कैलकुलेशन पूरा, 20 लाख प्लस 5 लाख माइनस 1 लाख माइनस 10,000। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट दिया है ना 2। करंट लायबिलिटीज में 20 लाख प्लस 5 लाख ना, सॉरी 20 लाख प्लस 2 लाख माइनस 1 लाख। ये 2 लाख टेक ओवर के एंट्री से आए थे, उसके खुद के 20 लाख प्लस ये 2 लाख माइनस वो 1 लाख। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने प्रॉपर दिया ही नहीं है। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है वो उधर ही सब ऐसे दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर करंट एसेट्स में क्या क्या है, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है देंगे ना वो। ओके, अभी मुझे एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन में जो परचेज कंसिडरेशन आपने फाइंड आउट किया कि इसका शेयर का वैल्यू 150 है, उसके शेयर की वैल्यू 100 है, कौन सी मेथड थी? चार मेथड कौन से है? हाँ, वैल्यू निकाली ना पर शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू 150 आ गई ना। वो वैल्यू हमने निकाली ना, निकालते तब। हाँ, निकालते हैं मतलब ही किसी ने तो निकाली ना, वैल्यूअर ने निकाली। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू और शेयर एक्सचेंज मेथड, शेयर एक्सचेंज ही किया ना। अंडर दिस मेथड द परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड एट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। द रेशियो ऑफ शेयर्स टू बी इशूड is computed and multiplied with the intrinsic value। ठीक है, सो 6 तक हुआ है। सेवन कितने हैं? 7, 8, 9, 10, 11, 5 एंड एक्सरसाइज में 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 10, 11, 12। सो नो क्वेश्चंस है एंड प्लस एक क्यूबी। 9 में तो एमसीक्यू और थ्योरेटिकल है, तो वो तो माइनस करते हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 5 ही प्रैक्टिकल। हाँ नहीं, 5 प्रैक्टिकल प्लस 4 इलस्ट्रेशंस मिला के 9। तो कल हम वो 9 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड फिर आप घर पे सॉल्व करो उसको। तो कल अमलगमेशन खत्म,
परसों से रिकंस्ट्रक्शन। मैम रिकंस्ट्रक्शन मत कराओ क्योंकि अभी अमलगमेशन तुरंत किए थे ना, तो एक साथ ना क्वेश्चंस कंपाइल होते हैं। फिर कौन सा एस? कोई एएस करा दो 22 ना? मैम, कोई भी एएस करवा दो, हाँ, ताकि ठीक है। थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो एक साथ ना वो कंपाइल हो जाएंगे कितने क्वेश्चंस करना है। ठीक है, तो कल अमलगमेशन खत्म कर